डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मेनली हम जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे, न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पेरिफेरल एंड मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देखेंगे, जबकि जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है उसको हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। और इसी पार्ट में हम जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टाइप देखेंगे, और जो केमिकल इम्पल्सिस हैं, जो नर्व इम्पल्स हैं खासकर, वो कैसे जनरेट होती हैं, कैसे कंडक्ट होती हैं, वो इस पार्ट में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म देखेंगे नर्व इम्पल्स का, कैसे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होते हैं, कैसे करंट के रूप में आगे के आगे जो सिग्नल हैं वो ट्रेवल करते हुए जाते हैं। साथ में हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स देखेंगे। दो प्रकार से होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड केमिकल ट्रांसमिशन, तो वो भी इसी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट्स में हम कवर अप करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कोऑर्डिनेशन क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन का? द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस ऑफ वन अनदर। एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है ये, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक जो अंग होते हैं शरीर के, वो एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं और एक दूसरे के काम को वो पूरा करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक एंगल। जैसे मैथ में हम देखते हैं जो दो एंगल 90 डिग्री का जो सम बनाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे जो दो या दो से अधिक ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को काम करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम कोई भी शारीरिक प्रैक्टिस करते हैं, एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ जाती है शरीर में, और उसको कैसे पूरा किया जाता है वो किसकी वजह से बढ़ती है? ताकि जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज्ड, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है शरीर में वो भी बढ़ जाती है। विच इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि सांस लेने की जो दर है उसको बढ़ा देती है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने की जो दर है उसको बढ़ा देगी। हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाई द ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा दिया जाता है। वैन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, तो इनकी जो एक्टिविटी ये जो बढ़ाई हुई थी, इंक्रीज्ड फेज में थी, तो वो आराम आराम से नॉर्मल कंडीशन में आती चली जाती हैं। दस फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज के एग्जांपल में हमने देखा है कि जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, लंग्स हैं, हार्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, किडनी हैं, और कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलके एक पार्टिकुलर फंक्शन को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। न्यूरल सिस्टम and the endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। जो न्यूरल सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये चैप्टर न्यूरल सिस्टम के बारे में रहेगा, जबकि जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 22 नंबर चैप्टर, वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों के दोनों सिस्टम होते हैं जो बॉडी में, ये एक दूसरे के साथ मिलकर समन्वय बना के, बैलेंस बना के, और इंटीग्रेट का मतलब है मिलजुल के सारी एक्टिविटी है जो बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स की, वो देखते हैं। और ये दोनों मिल एक सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है एक ही तरीके से एक ही समय पे दोनों अलग अलग स्टेप में काम करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल सिस्टम होता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट होती है न्यूरॉन्स की, और इसमें जो सिग्नल होते हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल इंटीग्रेशन, केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और उनके द्वारा जो बॉडी में जो काम है वो स्लो वे में होता है। वो जितना भी मैसेजिंग करते हैं वो एक स्लो प्रोसेस होती है। उसके बाद है न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, विशेष प्रकार की कोशिका बनी होती हैं। जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन होती है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, तो ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि न्यूरॉन ब्रेन सेल्स या फिर न्यूरल सिस्टम की सेल्स को बोला जाता है। विच डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, जो भी अपना शरीर बाहर से कोई भी एनवायरमेंटल उद्दीपन है, स्टिमुली को उद्दीपन बोलते हैं हिंदी में, कोई भी बाहर से कुछ भी चेंज आता है
तो उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, और ट्रांसमिट का मतलब होता है उसको आगे भेजते हैं। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जो बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ब्रेन वगैरह होता है या फिर जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में केवल एक नेटवर्क ही होता है न्यूरॉन का, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स विद ए ब्रेन अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर न्यूरल सिस्टम थोड़ा सा अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड होता है, संगठित होता है, जहाँ पे एक ब्रेन भी पाया जाता है और साथ में कुछ गैंग्लियन मतलब जो नर्व्स की कुछ गांठें मिलती हैं जगह जगह शरीर के हिस्से में, और साथ में न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, जो वर्टिब्रेट्स हैं जिसकी हम अलग अलग क्लास हमने स्टार्टिंग में देखी हैं, जो एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, फीसीज हैं, तो इनके अंदर जो न्यूरल सिस्टम है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, अच्छे तरीके से वो डेवलप्ड है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिस्कस करते हैं। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो मेन पार्ट है ह्यूमन न्यूरल या ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। सबसे पहला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तो ये किस चीज़ की जगह है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है, सूचना आती है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है, सिग्नल वगैरह को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम करता है। उसके बाद है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, PNS बोलते हैं इसको। कॉम्प्रोमाइजेज ऑल द न्यूरॉन नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से जितनी भी नर्व्स आउटसाइड द जो सेंट्रल एक्सिस से बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे जो लिम्स में जाती हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जाती हैं, तो वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को बनाती हैं। और नर्व फाइबर्स आर ऑफ PNS, मतलब जो नर्व फाइबर्स होती है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की, दो प्रकार की होती हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स और इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट क्या होती हैं, जो कि इम्पल्स को अलग अलग टिश्यू से, अलग अलग ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके आती हैं, जिनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और इफरेंट क्या करती हैं, जो सिग्नल को CNS से अलग अलग जो टिश्यू होते हैं पेरिफेरल टिश्यू उनके पास लेके जाती है, तो वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है। उसके बाद है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में ही PNS इज डिवाइडेड, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में आगे डिवाइड किया गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक लेके जाता है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम द CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू द इनवोलेंट्री ऑर्गन्स, जो इनवोलेंट्री जो अपनी इच्छा अनुसार ही काम करते रहते हैं, खुद की इच्छा अनुसार, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, जो हमने मसल्स के अलग अलग टाइप देखे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में, तो उनके साथ में जो भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो ऑटोनोमिक नर्वल सिस्टम या न्यूरल सिस्टम करता है। इसको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक किसी भी चीज को बढ़ाता है तो दूसरा उसको कम करने में, उसको नॉर्मल करने में मदद करता है। उसके बाद है विसरल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही टाइप होता है, ये पार्ट होता है एक, जो कि जितनी भी जो नर्व्स फाइबर्स गैंग्लियंस एंड प्लक्सीज इनको बनाता है, जो क्या करते हैं, बाय विच इम्पल्सिज ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, मतलब जितने भी लीवर है, किडनी है, स्टमक है, तो उनके साथ में जो भी सिग्नल का आदान प्रदान किया जाएगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के साथ, वो विसरल न्यूरल सिस्टम देखता है। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं बॉडी में, उनके बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम ही करता है। उसके बाद है जो नर्वस सिस्टम हमने देखा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अलग अलग ऑर्गन्स के साथ। और हमने देखा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इनके बारे में डिटेल हम जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे। और यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में ले सकते हैं। ये ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स ऑर्डर टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड द ऑर्गन। तो ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट का मतलब है जो जांच पड़ताल करना,
और स्टोर करना इंफॉर्मेशन को, एंड जो ऑर्डर वगैरह होते हैं मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास और ऑर्गन के पास भेजता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको, और जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक पाथवे होता है ये, जो कि ब्रेन से सिग्नल को पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास भेजने का काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिकली रेगुलेट ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक होता है ये, जितना भी मतलब काम है अपने आप होते रहते हैं, उसमें ब्रेन का कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं होता। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो ली जाती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है स्केलेटल मसल्स को। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक होता है। मेंटेन बॉडी फंक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, सर्व्स एनर्जी। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जबकि जब भी कोई इमरजेंसी वगैरह होती है किसी भी स्ट्रेस वगैरह के टाइम पे, सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। उसके बाद जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सेंसरी सिस्टम होता है और मोटर सिस्टम होता है। सेंसरी क्या करती हैं, एफरेंट, जो कि सिग्नल को अलग अलग टिश्यू से ब्रेन के पास लेके आती हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास लेके आती हैं, जबकि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से अलग अलग जो टिश्यू है उनके पास इंफॉर्मेशन मोटर सिस्टम या फिर इपरेंट जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्ले करता है। तो यहाँ से एक ओवरव्यू हम नर्वस सिस्टम का वो देख सकते हैं। उसके बाद है न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो जो सारा काम होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे ब्रेन के अंदर, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो सारा न्यूरॉन के द्वारा होता है। तो न्यूरॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। बिल्कुल ही एक सूक्ष्म स्ट्रक्चर होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और उसके 3 भाग होते हैं मेनली, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिज एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रैन्यूल्स। तो जो सेल बॉडी इसी के पास साइटोप्लाज्म होता है और कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ दाने से प्रेजेंट होते हैं, जिनको निसल ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। डेंड्राइट्स क्या हैं, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी एंड आल्सो कंटेन निसल ग्रैन्यूल्स। कुछ जो टैनिया जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली होती हैं, और ये निसल ग्रैन्यूल्स भी लिए होती हैं। फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स हैं इसके जो फाइबर रेसे होते हैं, जो टैनिया सी होती हैं, इनमें जो सिग्नल है वो बाहर से सेल बॉडी की तरफ लेके आया जाता है। उसके बाद है एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर डिस्टल एंड ऑफ विच ब्रांच्ड। तो एक लॉन्ग फाइबर होता है, ये लंबा रेशा होता है जिसका जो बाहर वाला भाग होता है वो, इसका एक भाग तो सेल बॉडी से कनेक्टेड होएगा और जो दूसरा भाग है वो भी आगे ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। प्रत्येक जो ब्रांच होती है उसका एक जो टिप वाला रीजन होता है वो एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर लिए होता है, जिसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। विच पोसेस सिनेप्टिक वेसल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके अंदर जो लोब है, ये नोब है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जो कि सिग्नल को एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में भेजने का काम करता है। वही है एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू सिनेप्सिस और टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो एक्सोन है वो जो सिग्नल आता है जो डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएगा और सेल बॉडी से जो एक्सोन में जाएगा, एक्सोन से मतलब आगे कहाँ पे भेजा जाएगा, सिनेप्सिस में। और सिनेप्सिस मतलब दो न्यूरॉन के बीच की खाली जगह होती है, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। और या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो मसल्स के साथ में जो एक जंक्शन होता है नर्व्स का, जो सिग्नल को मसल्स के पास लेके जाते हैं, तो उनके बीच में एक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। उसके बाद है जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की वो देख सकते हैं। एक सेल बॉडी होती है, बीचों बीच इसमें न्यूक्लियस होता है, बाकी सारा जो जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है जो नॉर्मल एक सेल स्ट्रक्चर में होती हैं, तो वो सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो बाहर की तरफ रेड कलर की टहनियाँ से निकली हुई हैं वो क्या है, डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स आगे जो एक लाइट कलर के साथ अटैचमेंट करी की हुई है, जो नोब्स टाइप की स्ट्रक्चर हैं, ये एक्सोन है दूसरी न्यूरॉन का। जबकि इसी न्यूरॉन का जब सेल बॉडी की आगे स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्सोन होते हैं। और एक्सोन के बारे में हम आगे देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं ये। और उसके बाद जो ये फाइबर है, फाइबर आगे जाके आगे फिर इसकी ब्रांच हो जाती हैं और इन ब्रांचेज पे आगे नोब्स टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो जो फाइबर है इसका डिटेल्ड व्यू दिखा रखा है, इसके अंदर माइक्रो फिलामेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और
डेंड्राइट्स क्या होती हैं, ब्रांचेज स्ट्रक्चर होती हैं। और यहाँ पे सिनेप्सिस दिखा रखे हैं। सिनेप्सिस क्या है, एक न्यूरॉन का जो ये आगे सिनेप्टिक नोब है वो डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनके बीच की खाली जगह को बोला जाता है। बाकी जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और जो सिनेप्स है वो यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे हमने बात की है कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वेसिकल बनती हैं छोटे छोटे, जो ग्लोब से बनते हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर को जब जो ये सिनेप्स है, ये वाला रीजन है जो सिनेप्सिस होता है, और ये क्या है, जो नोब है सिनेप्टिक नोब, और ये क्या है, डेंड्राइट का ट्रांसमीटर है। जैसे ये कलर भी हम देख सकते हैं, कलर जो लाइट कलर है वो ये वाला पोर्शन है, और जो डार्क कलर है वो डेंड्राइट्स का पोर्शन है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज किए जाते हैं, और जो रिसेप्टर है उनको रिसीव करते हैं, और आगे का सिग्नल दूसरी न्यूरॉन में भेजने का काम करते हैं। आगे है टू टाइप्स ऑफ एक्सोन एंड न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले एक्सोन के टाइप देखते हैं। एक्सोन दो प्रकार के होते हैं, एक माइलिनेटेड एक्सोन और एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या होते हैं, एनवलप्ड विद सेवान सेल, प्रत्येक एक जो कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, ये एक्सोन उनके द्वारा कवर्ड होते हैं। विच फॉर्म ए माइलिन सीथ अराउंड द एक्सोन, जो एक माइलिन सीथ, एक माइलिन सब्सटेंस की सीथ बनाने का, एक कवरिंग बनाने का काम करती हैं। गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन सीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। दो माइलिन सीथ के बीच में खाली जगह होती है जिसको क्या बोला जाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर। मतलब नोड्स खाली जगह है होती है जो कि बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चरली होती है, जिसको नोड्स बोला जाता है। नोड्स एंड इंटरनोड्स जैसे स्टेम में होते हैं। फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सिनेप्टिक न्यूरल सिस्टम, कहाँ पाए जाते हैं, ऑटोनोमस और जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमने देखा है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं माइलिनेटेड एक्सोन। और नॉन माइलिनेटेड क्या होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पे मेन बात क्या होती है, जो सेवान सेल है ऊपर देखा है मैंने, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, और ये नेक्ड एक्सोन होते हैं, जबकि वहाँ पे कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, सेवान सेल के द्वारा। उसके बाद है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। न्यूरॉन के तीन प्रकार होते हैं, डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा उनके पास एक्सोन और डेंड्राइट्स का नंबर है। मल्टीपोलर क्या होती हैं, न्यूरॉन्स विद वन एक्सोन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स, जिसमें दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स हों, एक्सोन एक ही हों। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। जो ब्रेन का एक भाग होता है, बाहरी भाग, उसमें देखेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती है मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स होती हैं। बाईपोलर में क्या होता है, एक एक्सोन होता है, एक ही डेंड्राइट होता है, जो कि जो रेटिना होती है बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है, जो जहाँ पे इमेज बनती है आई की, तो उसमें पाई जाती हैं। यूनिपोलर में क्या होती है, सेल बॉडी विद वन एक्सोन ओनली, केवल एक एक्सोन ही होता है, वहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऐसी न्यूरॉन केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो डेवलपिंग स्टेज होती है, जो फीटस वगैरह डेवलप होता है मदर वोम में, उसी टाइम पाई जाती हैं, उसके बाद नहीं पाई जाती। उसके बाद है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि नर्व इम्पल्स कैसे बनते हैं, जो करंट है वो कैसे पास होता है नर्व्स में से, वो देखते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज दियर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल का मतलब है उत्तेजित होने वाली सेल्स होती हैं, बड़ी सेंसिटिव सेल होती हैं, जो जैसे स्टिमुलस होता है तो उनके अंदर करंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो परत होती है, वो पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। पोलराइज्ड मतलब अलग अलग पोल बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग प्रकार के जो आयन चैनल्स हैं वो न्यूरल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में होते हैं, जो आयन का, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस, और जो ये चैनल होते हैं, आयन चैनल, ये अलग अलग आयंस के प्रति ही क्या होते हैं, परमेबल होते हैं। हर टाइप का आयन ये मूव नहीं करने देते हैं। रेस्टिंग न्यूरॉन क्या होती है, एक्सोन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म। तो जो रेस्टिंग का मतलब है, जब न्यूरॉन में कोई भी सिग्नल नहीं चल रहा होता, कोई करंट नहीं बन रहा होता, तो उस केस में जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमेबल होती है पोटासियम आयन के, और जो सोडियम आयन्स होते हैं उनके प्रति वो नेग्लिजिबल परमेबल होती है, कोई भी सोडियम आयन उसमें से पास नहीं हो सकता, जबकि पोटासियम आयन उसमें से मूव करते रहते हैं। और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है वो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सोन है, एक्सोन का जो प्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं।
मतलब साइटोप्लाज्म जैसी स्ट्रक्चर होती है जो एक्सोन में प्रेजेंट होती है। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सोन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है पोटासियम आयन की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पोटासियम आयन है जैसे ऊपर देखा हमने, जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा परमेबल है, जिसकी वजह से बाहर से पोटासियम आयन अंदर की तरफ आते रहेंगे, जबकि जो सोडियम आयन है वो उनकी कंसंट्रेशन कम बना के रखी जाती है, और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो भी एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा होते हैं। फाउंड फ्लूइड आउटसाइड एक्सोन कंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम आयन। तो इसका अपोजिट बाहर की तरफ होता है, जो एक्सोन से बाहर का जो मटेरियल होता है उसमें पोटासियम आयन कम मिलते हैं, और ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन दस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होता है जो एक्सोन है, और बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो पोटासियम है वो बाहर की तरफ ज़्यादा बनाए रखे, जो सोडियम है बाहर की तरफ ज़्यादा बनाए जाते हैं, और जो पोटासियम की कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ कम होती है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई चार्ज प्रेजेंट होता है, हाई चार्ज डिफरेंस प्रेजेंट होता है किसके अलोंग, जो एक्सोन है उसकी मेम्ब्रेन के अलोंग। आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटासियम पंप विच ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटासियम इनटू द सेल्स। तो आयनिक ग्रेडियंट है ये बना के रखा जाता है किसके द्वारा, सोडियम पोटासियम पंप होते हैं जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एनर्जी यूज करके, एटीपी का यूज करके वो क्या करते रहते हैं, 3 पोटासियम को तो वो बाहर की तरफ छोड़ते रहेंगे और 2 सोडियम को अंदर की तरफ छोड़ते रहते हैं। अपने आप मेम्ब्रेन नहीं इन आयन को मूव करने देती, केवल जो स्पेशल टाइप के जो आयन चैनल होते हैं, सोडियम पोटासियम पंप होते हैं, वही ये काम करते हैं। पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोसेस ए पॉजिटिव चार्ज। तो वही बात है जैसे ऊपर देखा हमने, सोडियम ज़्यादा होते हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बना रहता है, और जो अंदर वाली सरफेस है वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिफरेंस है उसी को पोलराइज्ड स्टेट बोला जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे बैटरी में होता है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है रेस्टिंग स्टेज में उसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से जो नर्व इम्पल्स हैं वो पैदा होते हैं, मतलब एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जो एक करंट हमने पोलराइज्ड स्टेट देखी है, तो डीपोलराइज्ड स्टेट कैसे बनती है और उसका जो एक सिग्नल है वो कैसे आगे की तरफ बढ़ता है नर्व सेल में, वो देखेंगे। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड at a site on polarized membrane at site A becomes freely permeable to the sodium ions। तो ए साइट बी साइट जो भी रहेंगी वो हम डायग्राम में देखेंगे। तो जैसे कोई भी स्टिमुलस नर्व सेल के पास आता है जब वो पोलराइज्ड स्टेट में है, तो एक वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, जो पहले जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल थी सोडियम आयन के प्रति, अब वो फ्रीली परमेबल हो जाती है, जिसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स, मतलब जो मूवमेंट है सोडियम आयंस की वो अंदर की तरफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर सोडियम पहले से ज़्यादा है रेस्टिंग स्टेज में। बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दिस साइट। तो इस साइट के ऊपर जहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आता है, कोई भी उद्दीपन आता है, तो वहाँ पे जो पहले हमने देखा था बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, तो वो पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है। अब क्या होएगा, आउटर सरफेस है वो तो नेगेटिवली चार्जड हो जाती है, और जबकि अंदर वाली जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्जड हो जाती है। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट साइट इज डीपोलराइज्ड। और अब ये जो कंडीशन हुई है इसी को डीपोलराइज्ड स्टेट बोला जाता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एट साइट ए आल्सो टर्म्स एट नर्व इम्पल्स। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब जो करंट पैदा हुआ है यहाँ पे, तो ए साइट के ऊपर जो भी ए पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट हुआ है तो इसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। एट साइट इमीडिएटली अहेड एक्सोन, जिसको हम साइट बी बोलेंगे, मेम्ब्रेन हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। जबकि जो आगे की जितनी भी साइट है वहाँ पे तो जो चार्ज है वो नॉर्मली है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव है। ए करंट फ्लोज ऑन इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी और व्हील फ्रॉम साइट बी टू ए ऑन द आउटर सरफेस टू कंप्लीट ऑफ द करंट फ्लो।
तो क्या होता है कि जो अपोजिट पोलैरिटी बनी है, शुरुआत में जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ नेगेटिव था, जो बाद में फिर जो स्टिमुलस आया उसने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया चार्ज को। तो ए साइड पे जो अंदर वाली सरफेस है उसमें जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या होती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और आगे बी साइड पे क्या है, नॉर्मल है, पोलराइज्ड स्टेट है, तो वहाँ पे तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तो जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाली साइड में करंट पास होता है, जबकि बाहर वाली साइड में इसका अपोजिट है जो करंट पास होता है, और जिसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट है वो कंप्लीट मतलब एक मूव करना स्टार्ट कर देता है। पोलैरिटी एट साइट इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। तो आगे क्या होगा, पोलैरिटी जो बी की है अब वो भी रिवर्स होती जाएगी। आगे के आगे जो ये पॉइंट है, स्टार्टिंग में जैसे ए पॉइंट पे जो पोलैरिटी रिवर्स हुई थी, आगे की आगे वो पोलैरिटी है आगे अलग अलग साइड पे रिवर्स होती चली जाएगी। और जो करंट है, एक्शन पोटेंशियल है, वो जनरेटेड एट ए अराइव्स एट बी। अब जो एक्शन पोटेंशियल पहले ए पे था वो बी पे आ जाएगा। सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड। और जो यही सीक्वेंस है आगे सी डी ई एफ जो अलग अलग साइट है, हम कितनी भी साइट मान सकते हैं, आगे के आगे वो बढ़ती रहती है जो ये करंट है, और इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है वो आगे कंडक्ट होता रहता है। तो इसमें हमने पहले वाले मैकेनिज्म में जनरेशन भी देखा है कैसे जनरेट होता है, जो पोलराइज्ड स्टेट है उसको डीपोलराइज्ड स्टेट में जब कन्वर्ट किया जाता है वो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और जब वो आगे के आगे करंट के रूप में बढ़ता रहता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद कंडक्शन के बाद क्या चेंजेस आते हैं, राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ पोटासियम आयन। तो जैसे ही सिग्नल पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी है टू सोडियम आयन के प्रति जो भी परमेबिलिटी थी वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। उसके बाद जो पोटासियम की जो परमेबिलिटी है वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। जैसे शुरुआत में हमने देखा था सोडियम के प्रति परमेबिलिटी थी और जो पोटासियम के प्रति परमेबिलिटी ज़्यादा थी। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड के कुछ ही हिस्से में ही पोटासियम डिफ्यूजेज आउटसाइड मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर रेस्टिंग पोटेंशियल एट साइट ऑफ एक्साइटेशन। जो एक्साइटेड स्टेट थी उसमें जो पोटासियम है वो मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। मतलब जैसे डीपोलराइज्ड स्टेट से वापस पोलराइज्ड स्टेट आ जाती है, उसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। एंड फाइबर्स बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर स्टिमुलेशन। और जो फाइबर्स हैं दोबारा से उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई नया स्टिमुलस आए और उसको आगे भेजा जाए। तो इस चीज़ को हम डायग्राम से बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो एक्सोन पोर्शन है, एक्सोन पोर्शन को यहाँ पे दिखा रखे है। यहाँ पे हमने जो सबसे पहले पोलराइज्ड स्टेट देखी थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ थे, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ थे। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आए यहाँ पे तो उसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, डीपोलराइज्ड स्टेट। इसको हम ए साइट बोल सकते हैं, आगे वाली को बी साइट बोल सकते हैं, आगे वाली को सी साइट, अलग अलग साइट नाम दे सकते हैं। जैसे ए साइट पे जो पोलैरिटी अपोजिट हुई है उसको डीपोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनर साइड है मेम्ब्रेन की, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अंदर की तरफ, आगे उसके जस्ट आगे क्या है, जो बी साइड है, नेगेटिव चार्ज है। तो करंट है वो क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। और बाहर इसकी अपोजिट पोलैरिटी है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बाहर की तरफ करंट कहाँ से कहाँ पास होएगा, बी टू ए, और यहाँ पे ए टू बी। तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है, सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट का है, जिसकी वजह से करंट बनता है यहाँ पे। और जैसे ही ये इम्पल्स आगे पहुंचती है तो पोलैरिटी वहां पे भी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रीपोलराइजेशन स्टेट आ जाती है। मतलब जो स्टार्टिंग में पोलराइजेशन स्टेट थी, जो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ था, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ता है पुराने वाला सिग्नल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ेगा सी साइड पे तो ये रीपोलराइजेशन में आ जाता है और ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में चला जाता है। तो ये सिग्नल है, ये करंट है, आगे के आगे मूव करता रहता है, और इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। और हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं उससे हमेशा एक्सोन टर्मिनल की तरफ ही करंट है वो मूव होता है, वो कभी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता। उसके बाद है
जो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो करंट है वो यहाँ पे मूव होते हैं। जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन है, कोई भी करंट लेके आती हैं तो वो अलग अलग एक्सोन पोर्शन से अलग अलग न्यूरॉन्स के बीचों बीच आता है और आगे के आगे ट्रेवल होता रहता है। जो ये चमक है वो हम देख सकते हैं न्यूरॉन्स की है, और ये बहुत सारी न्यूरॉन एक के साथ एक जुड़ी होती हैं और आगे कहाँ पे आ रही हैं, ये जो भी ब्रेन का जो पोर्शन है उसके पास नर्व को सिग्नल को लेके आ रही हैं। जैसे यहाँ पे इस बच्चे को यदि कुछ भी यहाँ पे टच होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी सिग्नल इसको मिलता है तो वो सिग्नल कहाँ से कहाँ पहुँचता है, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जो इसकी बाजू से होता हुआ जो ब्रेन के पास पहुँचता है तो वो अलग अलग न्यूरॉन्स के जरिए ही वो पहुँचता है और एक करंट के रूप में आगे के आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद है जो यहाँ पे बात की गई थी, जो करंट है वो कैसे बढ़ता है। पहले पॉजिटिव चार्ज था बाहर की तरफ, अंदर नेगेटिव चार्ज था। ध्यान से यदि हम शुरुआत में देखें पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जैसे ही करंट आया तो पोलैरिटी अपोजिट करता हुआ चला गया। ये कि जैसे पॉजिटिव है, अब देखना है पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ होता रहता है और ये करंट है वो आगे के आगे तरफ बढ़ता रहता है। बड़ी स्पीड में होती है रिएक्शन, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड तो लगती भी नहीं है, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो करंट है वो देख सकते हैं किस तरीके से एकदम आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जो एक नर्व से जो भी सिग्नल है वो इस एक्सोन के जरिए बहुत ही मतलब लाइट की स्पीड से बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं जैसे शुरुआत में जो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ था, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, जैसे ही करंट आएगा वो देखो पोलैरिटी है वो अपोजिट करता हुआ जा रहा है और एक साइड से आगे वाली साइड पे बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से एक्सोन में हमने देखा है कि इस तरीके से जो एक साइड से दूसरी साइड में जो इम्पल्स हैं वो आगे पहुंचाए जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे अब दो न्यूरॉन के बीच में कैसे जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सिज का। सिनेप्सिस क्या होते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जंक्शंस थ्रू विच ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए न्यूरॉन टू ए अनदर, जिसमें जो कोई भी नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट की जाती है, उस जगह को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो किससे बनती है ये, जो एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होती है और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब जो पहले होती है जिसके पास से सिग्नल आगे वाली न्यूरॉन के पास भेजे जाते हैं, तो एक सिनेप्स से पहले वाली न्यूरॉन को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं और बाद वाली न्यूरॉन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाता है। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हो सकता है उनके बीच में गैप हो सकता है ना हो गैप। यदि गैप है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और यदि गैप नहीं है बिल्कुल अटैच्ड है वो जो डेंड्राइट्स हैं वो किसके साथ अटैच होंगी, वो एक्सोन नोब के साथ। तो उसमें जो सिग्नल है वो फास्ट फास्ट मूव करते हैं। तो इसी बेस पे गैप और विदाउट गैप के बेस पे जो सिनेप्सिस है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक होता है केमिकल सिनेप्सिस। तो इस स्लाइड में हम इलेक्ट्रिकल देखेंगे, अगले वाली में केमिकल सिनेप्स देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। मतलब इसमें मेम्ब्रेन होती हैं जो एक का जो एक्सोन नोब है दूसरे का डेंड्राइट्स है वो बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है पास पास प्रेजेंट होना। और इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर दीज। तो इसमें जो एक करंट आता जा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट पास हो जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिंपल्स इज सिमिलर टू द impulse conduction along a single axon and transmission is always faster। तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है उसी तरीके से होता है जैसे एक्सोन से में हमने एक साइड से दूसरी साइड पे ए से बी, बी से सी इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रांसमिशन होता है। और इस प्रकार के जो सिनेप्सिस हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जबकि जो ज़्यादा सिनेप्सिस पाए जाते हैं वो केमिकल सिनेप्सिस। इसमें क्या होता है, membranes of pre and post synaptic neurons separated by a fluid filled space synaptic cleft। जो एक न्यूरॉन है दूसरी न्यूरॉन के साथ जब अटैच होती है तो उनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह रहती है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, और उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स के सिग्नल को आगे भेजने का काम करते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो इनके बीच में एक्सचेंज किया जाता है करंट का वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से होता है और ये केमिकल्स होते हैं इसलिए इसको केमिकल सिनेप्सिस बोलते हैं। एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फील्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कुछ वेसिकल्स भरी होती हैं, कुछ थैले जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है किसके अंदर, परी सिनेप्टिक जो नोब होते हैं उनके अंदर, एक्सोन नोब। impulse at the axon terminal stimulates and movement of synaptic vesicle towards the membrane।
और जो जब भी करंट आता है एक्सोन टर्मिनल के पास, तो उससे क्या होता है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो वेसिकल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोन के नोब की उनके साथ फ्यूज हो जाती हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं अब उसको स्पेसिफिक जो रिसेप्टर हैं डेंड्राइट्स उस पे पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है मतलब डेंड्राइट्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर है उनके द्वारा रिसीव किया जाएगा। बाइंडिंग अलो एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो बाइंडिंग होती है इन दोनों के बीच में, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं और जो रिसेप्टर्स हैं उनके बीच में, तो एक नया पोटेंशियल है वो क्रिएट करती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और जो नया पोटेंशियल है वो या तो एक्साइटरी हो सकता है, कोई भी उत्तेजना पैदा कर सकता है दूसरी न्यूरॉन में, या फिर इनहिबिटरी का मतलब कोई भी सिग्नल रोक भी सकता है। तो दो प्रकार के हो सकते हैं ये, एक्साइटरी और इनहिबिटरी। तो इसको स्लाइड से हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई भी सिग्नल आता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो वहाँ पे वेसिकल बनती है, वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर है बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं, और अगले वाले के जो न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट पोर्शन है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं। तो इसी प्रकार का जो करंट वहाँ से आ रहा था एक करंट यहाँ पे बन जाता है, इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं। यहाँ पे हम और डिटेल से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेसिकल्स हैं और जो भी करंट आता है, एक करंट को लाइटर उसमें दिखा रखे है लाइटर रीजन में, और यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो कि डेंड्राइट्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मतलब बाद वाली न्यूरॉन में। तो यहाँ पे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इन वेसिकल के द्वारा ये जो बॉल सी दिख रही हैं ये क्या है, ये हैं अपनी जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, और जो एक करंट सा यहाँ से आ रहा था वो करंट इस न्यूरॉन में पास कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी हम वही चीज़ देख सकते हैं, जो ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स क्या करती हैं, फ्यूज होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो डॉट से हैं इनके रेड डॉट उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, और बाहर उनके रिसेप्टर होते हैं जो कि रिसीव करते हैं। एक ही पीक को थोड़ा डिटेल वे में समझाया गया है। और यहाँ पे और एक डायग्रामेटिक पेज है जिसके अंदर वेसिकल्स हैं उससे जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं, और उससे जो रिसेप्टर्स हैं रिसेप्टर के जरिए वो आगे डेंड्राइट्स रीजन में चले जाते हैं। मतलब सिग्नल है दो न्यूरॉन के बीच में किस तरीके से एक एक के बाद एक चेंजेस के द्वारा आगे बढ़ता है, वो हम इन चारों जो मूविंग डायग्राम्स हैं उनमें देख सकते हैं।